इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो कि सभी प्रीवियस ईयर हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक कुछ जंतुओं को विकासशील जीव के लिंग निर्धारित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिए, पर्यावरण कारक जो कुछ जंतुओं में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तापमान। तापमान पर्यावरण ऐसा कारक है जो कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रुप डी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पर्यावरण कारकों में तापमान ही प्रमुख कारक है, ये आपको पता चल गया, जो कुछ जंतुओं में विकासशील जीवों के लिंग निर्धारित करने में सहायक होता है। मगरमच्छ, कछुआ और कुछ मछलियों में अंडों की परिवर्तन एक निश्चित वातावरण, निश्चित तापमान में ही होता है, जो कि इनके संतानों का लिंग निर्धारित करता है। वातावरण देखिए कौन कौन जानवर, मगरमच्छ, कछुआ और कुछ मछलियों के अंडों। तापमान अधिक हो जाने पर अंडों से निकली संतानें मादा होती हैं। याद रखिएगा, जब ज़्यादा तापमान होती है तो निकली हुई संतानें मादा यानी फीमेल होती है। और तापमान कम होने से भ्रूण का विकास धीमी गति से होता है और संतानों नर उत्पन्न यानी पुरुष, ये मेल आपका उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, सीपीयू को क्या कहा जाता है? देखिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़ा, दिमाग, दिल, रीढ़। आप यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी, कंप्यूटर का दिमाग के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 का पहला शिफ्ट का है। तो पीवाईक्यू है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होने का चांस ज़्यादा रहता है, खासकर पीवाईक्यू का। अगला है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? यानी जो मानव जाति होते हैं उनके समाज शास्त्र के अध्ययन से संबंध जो है वो आपका ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। अगर मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न था। एंथ्रोपोलॉजी आपका मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। और यह रेलवे जेई 2019 के पहला शिफ्ट का प्रश्न है। अगला, हवा एक क्या है? याद रखिए, हवा क्या है? तो हवा एक ऑप्शन डी यानी शुद्ध मिश्रण होता है और केवल मिश्रणों यहाँ पे दिए, दोनों तत्वों यौगिक का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण होता है, यानी शुद्ध मिश्रण भी होता है। हवा क्या है? याद रखिए, हवा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिक मिश्रण। हवा एक दोनों तत्वों और यौगिक मिश्रण है। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2016 का है, बहुत ही पुराना प्रश्न है। देखिए, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसें जैसे तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ निम्न गैसें जैसे नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78.84%, और फिर है ऑक्सीजन 20.946%, फिर है आर्गन आपका 0.9% और नियोन 0.0018%। हीलियम तो और भी कम है, मीथेन भी 0.002% और भी गैसें पाई जाती हैं आपका एटमॉस्फेयर जो वायु है उसमें। लेकिन सबसे अधिक नाइट्रोजन, इससे बनता है कि
एयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वह है नाइट्रोजन। अगला, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? यानी रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ओम मीटर होता है। ओम मीटर आपका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 के सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए, प्रतिरोधक की एसआई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। याद रखिए किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रतिरोधकता की चालक की प्रकृति यानी उसकी नेचर कैसा है और तापमान पर निर्भर करता है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में ही सरहुल पर्व मनाया जाता है यहाँ के आदिवासियों द्वारा। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी सेकेंड टर्म 2 का एग्ज़ाम 2022 का है, याद रखिएगा। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जैसे मुंडा आदिवासी, भूमिज आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इसी पर्व में आदिवासी समाज द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थव्यवस्था विश्लेषण यानी माइक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस किसे दर्शाती है? एमपीएस याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत परिवर्तन यानी जो प्रति इकाई जो आय कमाता है उसमें कितना बचत हो रहा है उसे ही एमपीएस दर्शाती है। और यह प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2022 का थर्ड शिफ्ट का। और इससे इकोनॉमिक का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अगला, वह कौन सा नक्षत्र है जिसमें हंटर भी कहा जाता है उस नक्षत्र को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओरियन। देखिए, ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। और यह रेलवे जेई 2019 का प्रश्न है। अगला, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो याद रखिए ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और यह रेलवे ग्रुप डी 2022 के पहला शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए, जिनके पास मसौदा तैयार करने का कार्य था, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। इन्हें मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अगला है किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिटी माओवादी दलों वाला शासित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन देश को कम्युनिस्ट माओवादी दलों वाला शासित किया जाता है चाइनीज़ देश में। जैसे अभी वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपके कम्युनिस्ट माओवादी दलों के ही नेता है और वे धर्म से ऊपर उठकर वो निष्पक्ष यानी किसी भी धर्म के ना होकर के वह कम्युनिस्ट सरकार चलाती है। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। देखिए, चीन मुख्य कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। जो चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर सरकार का स्थान आता है, याद रखिए। अगला है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किन पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध
लड़ा गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मद्रास, जो फिलहाल में अब चेन्नई कहा जाता है। तो मद्रास पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी नेतृत्व में, फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। और यह रेलवे ग्रुप डी 2018 का पहला शिफ्ट का है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध तात्कालिक कारण बना। तो जो यह युद्ध का कारण था उसमें यह था, अंग्रेज़ों ने जो भारत पर राज करने आए थे, उन अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिया। इसके कारण परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबू ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 के साथ हुई। यानी अगर एक्स-ला-शापेल की संधि पूछे कब हुआ, तो 1748 में। इसी के साथ युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेज़ों का मद्रास पर पुनः वापस मिल गया था मद्रास। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा आपका इक्ता प्रणाली संस्थागत रूप से लागू किया गया था। यह रेलेवेंट टीपीसी 2021 का प्रश्न है। देखिए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरुआत 1226 ईस्वी में किया था। डेट महत्वपूर्ण है। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था। यानी राजा का बेटा राजा वैसा नहीं था, यह पद स्थानांतरित दूसरे को हो जाता था। इसे नौकरशाही रूप देता था। अगला, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा सभ्यता पाया गया। और यह रेलेवेंट टीपीसी 2021 का प्रश्न है। यह 1920 से 1921 के खुदाई के आसपास मिला था। देखिए, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। यह दोनों याद रखिएगा उत्खननकर्ता कौन थे। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।